चुनाव परिणाम बिहार के सबके सामने आ चुके हैं। अभी भी लगातार बढ़त नीचे ऊपर चल रही है क्योंकि मसला बिहार जैसे राज्य का है, तो स्पष्ट अभी पूरे नतीजे नहीं है। लेकिन फिलहाल जो रुझान निकलकर अब तक पूरा आया है वो 200 से ज्यादा सीटें एनडीए के पक्ष में गई हैं। इसमें खास तौर पर महागठबंधन को झटका है, लेकिन ये झटका है या दिया गया है, इन दोनों के बीच की एक बहुत महीन लकीर है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लगभग लगभग ऐसा लग ही रहा है कि जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है, और इसी पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी एहसान कुरैशी भी हैं, और साथ में खास मेहमान है हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका पूजा जी। देखिए, जिस तरह के हालात थे, हमारी टीम वहां पर गई थी, ब्रजेश गए, एहसान कुरैशी गए थे वहां पर। हमने जो देखा था वहां पर काफी कुछ तब्दीलियां नजर आ रही थी और जनता का गुस्सा भी नजर आ रहा था मौजूदा सरकार से। फिलहाल जो तस्वीर निकलकर अब 4:30-5 बजने वाले हैं, तस्वीर यही रहनी है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसे आप किस तरीके से लेकर चलेंगे? देखिए, ये तो फैक्चुअल बात है कि अब जो चीज़ें दिख रही हैं कि अब इधर दिख रही है कि वहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, तो अमूमन वही परिणाम आने वाले हैं। बहुत टाइम ईयर्स तो डिफरेंस आएगा। और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल साफ-साफ क्लियर किया हुआ है कि जो रिजल्ट हम अभी बिहार में देख रहे हैं, ये परिणाम है क्योंकि एसआईआर बहुत टाइमी समय पे, बहुत जल्दबाजी में लाया गया एसआईआर ताकि हम वोटर्स का फैब्रिकेशन कर सकें, और सरकार ने उन सारी मशीनरीज का इस्तेमाल करके फैब्रिकेशन किया। अगर आप ग्राउंड पे जाएँगे और ग्राउंड पे जाने के बाद में अगर आप ये कहते हैं कि जो बिहारी ट्रेनों के बाथरूम में बैठ-बैठ कर के आए, जिनको ट्रेनें नहीं चला पाई सरकार, कि वो जो है छठ हम्म। पूजा मनाने के लिए चले आ पाए। वो आए, छठ पूजा मनाया उन्होंने इतनी मशक्कत के बाद में, वो भी प्रवासी हैं। आप सोचिए वो तो प्रवासी, दूसरे वो ट्रेनों पे मशक्कत करके आए, छठ पूजा मनाने के बाद में आप कह रहे हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी वो जाकर के वोट करा रहे हैं एनडीए को, ये इस बात से एग्री नहीं किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि जब जंगल राज की बात कर रही थी ये वर्तमान सरकार, और उसी समय चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद जी का हत्या हो जाता है और उसको जनता दरकिनार कर देती है कि नहीं ये कोई नहीं, आम सी बात है, और इनको जाकर के वोट कर देती है। जहाँ पे 1 हफ्ते के भीतर में 20 पुल गिरते हो और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस गिरते हो, उसको दरकिनार कर दे जनता, ऐसा नहीं हो सकता है। जनता ने अपने मुद्दों को देखा है, और ये जो वोट प्रतिशत आपको दिखेगी 10% की वृद्धि पाई गई अगर 2020 से कंपेयर कर लिया जाए, तो हम्म। ये दिखाता है कि इसका मतलब है कि फैब्रिकेशन किया गया। वरना आप सोचिए 2024 में समरी रिवीजन होता है इलेक्शन से पहले, उसके बाद में 2025 में इलेक्शन होता है बिहार में, जैन फेब में समरी रिवीजन बिहार का होकर के आ जाता है। आफ्टर द समरी रिवीजन इलेक्शन कमीशन को सडन ध्यान आता है कि अब समरी रिवीजन की नहीं जरूरत है, हमें हमें जरूरत है स्पेशल इंटेंसिव जो है सर्वे कराने की। तो आप फिर एसआईआर करने के लिए चले जाते हैं, और वो एसआईआर जो आपने किया ना टाइमनेस ऑफ द टाइम में, जिसपे अलग से फाइट चलती रही तब जाकर के आपने 13 डॉक्यूमेंट एज आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद में उनकी तरफ से। तो ये दर्शाता है कि आप इंडल्ज थे फैब्रिकेशन में, और इस परिणाम को अगर धरातल से उठा करके देख लिया जाए, जो ग्राउंड की हम्म। सच्चाई है और उससे वर्तमान में जो परिणाम आ रहे हैं, ये कहीं से भी ठीक नहीं बैठते हैं। अगर कहीं से अगर गहन जांच होने वाली कोई सरकार, क्योंकि भाजपा की एक केंद्र में भी है, अब बिहार में भी हो ही रही है। अब आप कहते हैं कि यहाँ एक चीज हो सकता है गौतम जी, वो हो सकता है कि जो इन्होंने 10,000 रुपए, अभी जो हम ट्रेंड देखने को पा रहे हैं, जो अभी वर्तमान के समय में, पहले तमिलनाडु में हुआ करता था कि चुनाव से पहले जो वर्तमान की सरकार हुआ करती थी, वो एक योजना लेकर के आती थी और योजना के तहत में महिलाओं के अकाउंट में खाते डाल दिए, लाड़की बहन योजना। आपने देखा होगा कि जो है अब जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है गौतम जी, वो भी इसी के बल पे है। जैसे चुनाव हम्म। आया, आपने योजना लाई, आपकी सरकार है, आपने योजना लाई और आपने डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद में हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि यही ट्रेंड चला कि आपने योजना लेकर के आपने डायरेक्ट फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये एक फैक्टर, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ये एक लौता फैक्टर लगता है कि जो दिखाता है कि हाँ हो सकता है कि इस फैक्टर ने काम किया हो। और ये जो 10,000 रुपए इन्होंने जो महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किया था, वो वोट उनको मिल सकता है, पर उसके बावजूद भी ये जितना डिफरेंस दिख रहा है, उतना डिफरेंस दिखना जो है मुमकिन नहीं लगता विदाउट की फैब्रिकेशन ठीक ना है। हुआ वोटर्स का फैब्रिकेशन हुआ है 100%। आगे अखिलेश यादव का ट्वीट भी आ गया और उन्होंने भी कह दिया कि एसआईआर जो किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए
प्रहरी फिर ये चौकन्ना रहकर प्रहरी चौकी। भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। दरअसल यही मेरे को जानना है कि ये इंतजार क्या बिहार चुनाव तक करना जरूरी था? इतनी तत्परता क्यों विपक्ष एक साथ नहीं दिखा पाता? क्यों विपक्ष एक साथ नजर भी नहीं आता कई जगह? ये भी सवाल है ना कि अब जब एआईएमआईएम साथ आ रहा था उसे नहीं आने दिया, बहुत सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी कमी नहीं लगती? देखिए गौतम जी, जब आप बात कर रहे होते कि सारे जो है विपक्ष एक साथ में क्यों नहीं आता, ये समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, ये पार्टियां एक अलग मिनट, एक अलग मिनट, क्यों मिनट। है? नहीं, नहीं, ये पूजा जी, मैं पार्टियां अलग समाजवादी अलग पार्टी के बारे में इसीलिए तो ना इसलिए नहीं कहूंगा। नहीं, सपा के लिए इसलिए नहीं कहूंगा, उन्होंने तो निस्वार्थ भाव से, बिना टिकट मिले भी निस्वार्थ भाव से किया। ये तो भाई अपने आप में मिसाल है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। समूचे और जो लोग हैं वो साथ क्यों नहीं आना चाहते? प्रज्वल जी, मैं उसी चीज पे आ रही थी कि जो है जब आप ये पार्टियों की बात करते हैं तो सारी पार्टियां अलग अलग क्यों है? वो अलग अलग इसलिए हैं कि उनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। कुछ मुद्दे अलाइन करते हैं, उन मुद्दे को अलाइन करने में सोचिए कि सेम पार्टी विद इन पार्टी आपके जो है अलग अलग जो है बैच नहीं करते, उसमें डिसीजन लेने में मुश्किल आता है कि हम एक किसी ग्राउंड पे आकर के डिसीजन ले ले। यहाँ पे तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग विचारधारा की किसी एक मुद्दे पे साथ में आ रही होती हैं। तो आप कहेंगे जी। तत्पर नहीं, तत्परता ही रही है। और जो है आप देखेंगे उसी तत्परता का परिणाम रहा है कि जो 13th डॉक्यूमेंट जो एग्री किया गया, वरना आपको पता है कि एसआईआर हो रहा था, उसमें 12 डॉक्यूमेंट रख दिए गए थे और आधार कार्ड को बाहर कर दिया गया था। और आधार कार्ड एक्सेप्ट ही इसलिए हुआ क्योंकि पूरा का पूरा समूचा विपक्ष एक रहा। और अभी भी जो एसआईआर होने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, हालांकि समाजवादी पार्टी इस चीज को लेकर के बहुत गंभीर है कि हम नहीं चाहते कि हमारे देश के या उत्तर प्रदेश के एक भी नागरिक के वोट का मनन, मताधिकार का हनन हो। तो हमने पहले से ही हमारे बीएलएस बना रखे हैं, हमने अपने पीडीए पहले बना रखे हैं, हमारी जो है पहले ही शुरुआती की 2 मीटिंग हो चुकी हुई है और अभी 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इन बीएलएस की मीटिंग ले ली हुई है। तो हम जो एसआईआर की ठीक। प्रक्रिया चलेगी, हम हमें पता है इलेक्शन कमीशन पे हम यूं ही कफन लेकर के नहीं गए थे। हम क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिजर्व करता है कफन, हम इसलिए कफन लेकर के गए होते। तो हमें हम बिल्कुल इस बात को कहते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है। हम क्योंकि प्रक्रिया के पार्ट हैं और ये हर सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्शन कमीशन को हटा नहीं सकते हैं, तो हमारे जो हक में या फिर जो हमारे हाथ में है हम उतना करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया चलेगी, जो एसआईआर जी। चलेगा, उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो लुकआउट है, हम उसको पूरी तरीके से करेंगे और कहीं पे हमें समस्या दिखेगी तो हम उसको पूरी तरीके से उजागर भी करने का कार्य करेंगे। एहसान चूंकि वहां पर गए थे बिहार में, इन्होंने कई सीटें कवर भी की थी। एहसान, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही थी? और ये जो है कौन से फैक्टर, जैसे पूजा जी ने भी उठाया, सही बात है, 10,000 रुपए वाला मसला भी है, एसआईआर का मुद्दा तो पहले भी उठ चुका है, चुनाव आयोग को लेकर कई तरह के आरोप भी अब लग रहे हैं उनके ऊपर। क्या फैक्टर आपके हिसाब से काम करता नजर आया? ये वाकई एक तो छप्पर फाट टाइप का, मतलब ये संभव चौंकाने वाला नहीं है परिणाम हरियाणा की तरह? प्रज्वल ऐसा जी, नवाज अली। देखिए कई ऐसे मुद्दे थे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आप बताइए 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 बताइए। देखिए, जो जमीन की हकीकत थी अ, वो काफ़ी बेहतर थी विपक्ष के लिए। जब ज़मीन देखी, वहाँ की विधानसभाएँ देखी, तो एक अलग-सा जो है वो पूरा निकल कर आए चीज़ें कि अब इस बार जो है वो परिवर्तन हो सकता है क्योंकि जो युवा थे, उनके लिए मुद्दा था पलायन और बेरोज़गारी। चलिए, कोई टेक्निकल इश्यू है। पूजा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। हमें याद है कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्हीं वाले चुनाव आयुक्त ने, नए नए आए थे, और उन्होंने एक बयान ऐसे वक्त में दे दिया जब संसद में लगातार कार्रवाई चल रही थी उसी समय, कि समाजवादी पार्टी आरोप तो लगाती है लेकिन उन्होंने हलफनामा नहीं दिया था, जबकि हलफनामा लाकर बाद में अखिलेश यादव ने लहरा दिया था कि भाई ये दिए थे, हमारे को पास तो रसीद भी है। उसके बाद आगे क्या हुआ? मैंने कहा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दा उठाया उस स्तर पर गंभीरता से क्यों मुद्दा नहीं उठाया जाता, और जब परिणाम आते हैं उसी के बाद ये समूचा विपक्ष खड़ा होगा तो फिर कैसे कहा जाएगा कि आपने भी मेहनत की या फिर विपक्ष ने मेहनत की? गौतम जी, देखिए आप बार-बार कहें कि समूचा विपक्ष खड़ा होता है। तो अगर समूचे विपक्ष देखें तो अभी एक उत्तर प्रदेश में पार्टी और है बीएसपी, ना तो वो विपक्ष में है, ना तो वो पक्ष में दिखती है साफ-साफ आपको। तो कैसे आप कल्पना करते हैं, कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं सब इकट्ठे खड़े हो जाएँगे? नहीं हो सकता है। ये जो है लोकतंत्र है यहाँ पे और सब अपनी विचारधाराओं को लेकर के इतने स्वतंत्र हैं, इतनी स्वतंत्रता है कि वो इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते हैं। हाँ, हमारा कार्यभार जो है, जो अपने-अपने कार्यभार को सँभाल लेंगे तो मुझे लगता है कि वही सही रहेगा और समाजवादी पार्टी हमने कहा ना कि जो हलफनामे की बात कर रही है।
इलेक्शन कमीशन देखिए, इलेक्शन कमीशन पे अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो ये सबसे बड़ा गंभीर है। अगर मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नहीं होती, एक नागरिक के तौर पे भी देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन पे एक सिंगल व्यक्ति का भी प्रश्न उठाना, उसका डाउट होना, ये बहुत गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या को दरकिनार लगातार इलेक्शन कमीशन करता चला जा रहा है। और दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन से प्रश्न करिए तो भाजपा आकर के जवाब देने लग जाती है, भाजपा से प्रश्न करिए तो इलेक्शन कमीशन आकर के जवाब देने लग जाता है। ये एंटेंगल जो हो गया है ना, इलेक्शन कमीशन जिसको इंडिपेंडेंट एंटिटी होनी चाहिए थी, जो एंटेंगल हो गई है सरकार के साथ में, ये गलत हो गया हुआ। गलत तभी हो गया था जब सीजेआई को बाहर करके वहां पे रखा गया कि एक जो है प्रधानमंत्री रहेंगे और एक उनका मंत्री रहेगा और एक व्यक्ति विपक्ष करा के, जहां पे 3 लोग हो गए, 2 सरकार के हो गए, एक विपक्ष का हो गया। वहां तो ऑब्वियस सी बात है, मेजोरिटी मींस की होता है, वो 2 आप ही एक ही जगह से, तो आपके साथ आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होना है। उसके बाद में हमारा इलेक्शन कमीशन आता है और इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी इस चीज को रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं की कि जो विपक्ष का कंसर्न है या किसी ने भी प्रश्न उठाया है उसको रेक्टिफाई किया जाए। समाजवादी पार्टी ने हालांकि जो हलफनामे दिए हुए थे या जो कंप्लेंट्स किए हुए थे, उसकी जिम्मेदारी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि उसकी जिम्मेदारी डीएम को दी गई। मतलब डीएम, अब डीएम बताएंगे किसी का जो है वोट लिस्ट से नाम क्यों काटा गया हुआ, क्या कारण थे। मतलब उत्तर प्रदेश की जो इलेक्शन कमीशन चीफ, जो इलेक्शन इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन चीफ है, उन लोगों का कोई जिम्मेदारी नहीं बनता। इन्होंने एक लेटर लिखा, डीएम को दे दिया और डीएम आकर के जवाब दे रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन उनको दिया कि नहीं दिया, हमें हमें तो बोला नहीं गया था कि भाई आप डीएम को जाकर के पत्र लिखिएगा कि आपको समस्या है, इन वोटरों का नाम काटा गया। हम तो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे थे, यहाँ पे डीएम दिया, डीएम ने 4 लोगों का नाम भी बता दिया कि 4 लोगों का नाम इन चीजों से काटा गया। तो ये दर्शाता है कि इस जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो इंडिपेंडेंट प्रक्रिया, जो लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट मताधिकार को प्रिजर्व करता है, उस पे कितनी बड़ी धांधली चल रही है और उसके अगेंस्ट में लड़ रहा है समूचा का समूचा विपक्ष। और हमारे देश में जो है चुनाव चल रहा होता है और ये कहिए कि नहीं समूचा विपक्ष साथ में आ जाए तो नहीं आने वाला। अगर पीके जी अभी जैसे कि, हालांकि पीके जी का आंकड़ा मेरा गलत नहीं निकला, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने, हम लोग जब डिबेट कर रहे थे तो था कि नहीं ये 2 नंबर जाएंगे, ये नंबर जाएंगे, तो हम लोग ऐसे मजाक में बैटिंग भी मैंने कर रखी हुई थी कि नहीं बा मुश्किलन ये 1 छुएंगे, उसके अलावा नहीं। तो वो जो है उन्होंने वही हुआ। पर अगर मैं वही सोच रही कि अगर हमारा आकलन ये सही निकल कर आ रहा है तो ये जो जनता थी ना, जनता सरकार से नाराज थी। आप कह रहे हैं कि 20 सालों से एक ही मुख्यमंत्री रहा, उसके अगेंस्ट में एंटी कंपल्सी नहीं है। ये तो ये कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं, वो भी ये भी नहीं है उस सरकार की जो बात कर रहे हैं जो हमने सरकार देखा। बदलते चलो। पूजा जी, हमने तो देखा कि मंत्रियों को, विधायकों को, खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड के, बीजेपी के विधायकों को दौड़ाया जा रहा हो। इतनी नाराजगी, वो नाराजगी इसलिए नहीं थी कि पूजा जी हमसे मिलने नहीं आई विधायक बन के, सिर्फ ये नहीं था, वाकई विकास न करने का आरोप था। वाकई एस्टोनिश है कि मतलब चौंकाने वाला परिणाम है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल है, अगले साल असम है और उसके बाद 2027 उत्तर प्रदेश। क्या तैयारी, क्या अभी, चूंकि अभी तो मीटिंग इसके बाद आप लोगों की होगी, बातचीत होगी, देखा जाएगा क्या है, लेकिन कुछ सोचा है आगे क्या करना है, या यूं ही चलता रहेगा कि एक चुनाव गया, कहा, फिर दूसरा चुनाव? क्या एक ठोस निकल कर सामने आएगा कि हम ये करेंगे जिससे कम से कम चुनाव आयोग जागे तो सही? देखिए गौतम जी, एक चीज तो बिल्कुल फिक्स है कि जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर चलेगा, हम उसको बहुत क्लोजली जो है फॉलो अप करेंगे। हमने सिर्फ बीएलएज ही नहीं, हमने पीडीए पैरिस भी जो है अपॉइंट किए हुए हैं। जो बीएलए जो जाती है, जो इलेक्शन कमीशन के पास में लिस्ट जाती है, वो हमने रेडी करके दे दी हुई है। और उसके ठीक है। जस्ट पैरेलली हमारे पीडीए प्रहरी भी हमने तैयार कर रखे हुए हैं, जो जो जिनको डिवाइड किया जाएगा, जिनको अब जैसे होता नहीं कि पर्टिकुलर की दिस नंबर ऑफ फैमिलीज आर रेस्पॉन्सिबल, इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्सन। उस तरीके से इस पीडीएफ प्रहरी का जिम्मेदारी है कि ये 10 परिवार हैं और ये 10 परिवारों के जो है वोटर ठीक। लिस्ट से नाम नहीं कटने चाहिए, या कट रहे हैं तो क्या कारण है, उस तरीके से। तो हम जो हमारे जो है हाथ में है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत है, वो हम करेंगे। अगर वहां पे कोई परेशानी निकल करके आती है तो हम आगे तक जो कार्रवाई करते चले आए हैं उसको करेंगे। और अभी जो बिहार के परिणाम आ रहे हैं, हमें लगता है कि ये बहुत एक लुकआउट करने का जो ये समय है वो सभी पार्टियों के लिए, जितनी भी पार्टियां वहां पे चुनाव लड़ रही थी जी। भाजपा को छोड़कर, तो उनको पता है कि उन्होंने कहाँ कैसे फैब्रिकेशन कर रखा हुआ है। कि अगर उनको दिखेंगे उठा करके भी कि आप कह रहे हैं कि 20 साल से एक ही मुख्यमंत्री है, गलत कृत्य कर रहा है, जंगल राज हो रखा है, नौकरियां नहीं दे रहा है, करप्शन पीक पर है, और उसके बावजूद भी जाकर के लोग उसी को वोट कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है।
और आपने मंचों से भी खड़े होकर के कौन से भाषण दिए? आपने ना तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, ना उत्तर प्रदेश का जी। रिपोर्ट कार्ड लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए, ना तो देश का रिपोर्ट कार्ड लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आए, और ना ही जो है शिक्षा का, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान थे प्रभारी बिहार के, और वो धर्मेंद्र प्रधान जिनको पेपर लीक हो जाए, जो शिक्षा मंत्री हैं, हम्म, पेपर लीक हो जाने के बाद में बयान देते हैं क्या इतना गैर जिम्मेदाराना कि पता नहीं पेपर लीक हुआ होगा, नहीं हुआ है, हमारी इन्फॉर्मेशन में नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऐसे मंत्रियों की वजह से बिहार में आपकी चुनाव बनी। आपने जो है क्या फैब्रिकेशन किया हुआ, ये तो आपके पास में ही इन्फॉर्मेशन होगा, इस चीज से जो है सरोकार नहीं रखा जा सकता। मैं एहसान के पास जाऊंगा, लेकिन एक और बता दूं, शिकायत मेरी तरफ से भी है एक। आपको बता दूं, 2 दिन पहले मेरे मदर अलीगढ़ में रहती हैं, एसआईआर का फॉर्म मेरी वाइफ का और मेरी मम्मी का पहुंचा है। 21 साल से वोटर हूं इस देश का, लेकिन मेरा एसआईआर नहीं है। मम्मी ने पूछा भी कहाँ है बेटे का, तो कह रहे हैं, उनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। तो ये एक शिकायत करता मैं ही हूं आपके सामने। अब लगेंगे हम एसआईआर करवाने, पत्रकारिता छोड़ेंगे थोड़े दिन। अब हम पत्रकारिता छोड़कर थोड़े दिन इनके चक्कर नहीं, काटें ऐसा ये बीएलओ जरूरी के। नहीं, जब जब जो है इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा, 28 ऑफ द जब अनाउंसमेंट किया, उन्होंने बोला कि अब तक जितने वोटर्स हैं वो सीज किए जाते हैं, तो हम लोग बोले चलो ठीक है, वोटर है सीज किया जाता है, तो फिर नाम कैसे कट रहा है? तो ये वाकई में कंसर्निंग है। अगर ये अगर हम आप वैसे आप बोल रहे लाइटली, बट ये है नहीं उतनी, आप इतने जागरूक हैं, और अगर ये इतना कंसर्न होकर के निकला, तो आप सोचिए कि जो पलायन करके नौकरियां कर रहे होंगे, जी। जिनको पता ही नहीं वो घर में, हम लोग गाँव जानते हैं कि उस गाँव में कोई नहीं रहता है, सिर्फ एक बड़ा-सा घर है, उसमें एक माँ रह रही होती है, बाकी उसके सारे बच्चे सब बाहर काम कर रहे होते हैं। गाँव की सच्चाई यही है, उत्तर प्रदेश में भी गाँव के भी सब बाहर काम करते, तो वो वोट करने के लिए आते हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड ही बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि बाहर रह रहे तो बाहर का वोटर आईडी कार्ड बना जी। दिया होगा। उनकी कल्पना करिए कि अगर वो जब वोट करने गए तब उनको पता चला कि उनका नाम जो है लिस्ट से बाहर है। बिहार में जो हुआ था, बिहार में जो मत प्रतिशत बढ़ने का हुआ कि मत प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है एसआईआर कर वही करके, वो सारे जो फैब्रिकेशन चले हैं, वो फैब्रिकेशन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं होने देगी। एहसान, वाकई एक गंभीर आरोप है, और ये विपक्ष का बहुत हल्का आरोप, ऐसे नहीं कि बस लफाजी में कोई कह दे, नहीं। वाकई चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आयुक्त ने, ज्ञानेश कुमार जी ने आगे आकर ये बताया था कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है। और जब वोट प्रतिशत निकल कर आया, कितने कितने मतदाताओं ने वोट डाला, जबकि कम होना चाहिए 7 करोड़ 42 लाख से। कुछ लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिया, कुछ नहीं कर पाए, वो 7 करोड़ 45 लाख हो जाता है। तो खेला कहीं ना कहीं नजर आता है। बिल्कुल प्रज्वल जी, देखिए 76 लाख मतदाता इस बार की विधानसभा चुनाव में बिहार में बढ़े हैं, और आजादी हम्म। के बाद यानी साल 1952 से लेकर 2025 तक ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है कि जब बिहार में 60% से ज्यादा मतदान हुआ हो। और परंपरा के अनुसार जब भी वोटर टर्नआउट बढ़ा है, विपक्ष को इसका फायदा हुआ है। लेकिन आज की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो बिहार में अब बिहार का मुस्तकबिल बनता हुआ दिख रहा है हमें अगले 5 सालों के लिए, वो ये दिखा रहा है कि नहीं भई, ये जो परंपरा थी, ये खत्म हो गई। जो ग्राउंड की हकीकत थी, जो मैं आपका ज़िक्र कर रहा था, एक कॉल आ गई जिसकी वजह से मैं आपको बता नहीं पाया, कि ग्राउंड की हम्म। जो हकीकत थी, वो बिल्कुल बदली हुई नज़र आ रही थी। हालाँकि ऐसा नहीं है कि एनडीए या नीतीश कुमार या जेडीयू के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के मन में बुरी भाव थे, ब नफ़रत थी, ऐसा नहीं था। नीतीश कुमार को वहाँ पसंद किया जाता है। उसकी वजह ये है कि जंगल राज की जो छवि बिहार की थी, वो उन्होंने खत्म की है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बिहार भारत का बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। वहाँ पे मेडिकल सुविधाएँ नहीं हैं, वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, वो लोगों तक हम्म। नहीं पहुँचती हैं। लेकिन इन सब के बीच जब आज तस्वीर निकल कर आई, बिहार का मुस्तकबिल आज जब बन रहा है, तो वो बहुत ही ग्राउंड की हकीकत से बहुत ही अलग दिखाई दे रहा है। और इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि जो महिला वोटर्स थी, उनका माना जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के लिए बढ़-चढ़ कर वोट करने आई, क्योंकि और इसमें सबसे बड़ा जो खेल या जो स्ट्रैटेजी थी, वो माफ़ कीजिएगा, जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की थी। महिला ओके। प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के प्रति एक मैसेज भेजा था कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा। ये एक इमोशनल कार्ड जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ के द्वारा प्ले किया ठीक गया, है। और इसका असर कहीं न कहीं महिलाओं ने जो मतदान किए हैं बढ़-चढ़ के, पुरुषों से ज़्यादा मतदान महिलाओं ने किए। तकरीबन-तकरीबन 71% मतदान में मतदाता जो महिलाएँ थीं, और उन्होंने भी तस्वीर बदली। लेकिन
जो युवा था, जो पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर मतदान केंद्र पहुंचा, उसकी तस्वीर बदल गई। नीतीश कुमार या जेडीयू जी, या एनडीए इस वक्त सही आगे बात। चल रही है। नहीं, और सारा खेल चुनाव वाला अन्य नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल मसले सही थे कह रहे जो हैं। अच्छा, पूजा जी ये बताइए कि अखिलेश जी और तेजस्वी यादव एक अच्छे मित्र के तौर पर भी हैं। तो ये मंत्र जो अखिलेश यादव के पास था या है, जो भी लोकसभा चुनाव वाला, वो दिया क्यों नहीं? मतलब खुद उत्तर प्रदेश में बेतहाशा सीटें जीतेंगे, सब करेंगे, लेकिन आपने देखिए बिहार में लोकसभा चुनाव में भी कमाल नहीं कर पाए तेजस्वी। ये भी है, चाहे जो भी है। अगर लड़ना ही था तो 2024 की भी लड़ाई थी ना। तो अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया था कि हाँ, मतलब बड़े बड़े मंत्री चुनाव हार गए। एक समय तो आया कि खुद नरेंद्र मोदी साहब ट्रोल करने लग गए। तो ये तमाम चीजें हैं। इतनी समझ वहां क्यों देखिए नहीं दी जा रही साथियों को? गौतम जी, देखिए समाजवादी पार्टी का 2024 में जो परिणाम देखने को मिला हुआ था, वो परिणाम था लगातार मेहनत करते हुए जो जनता के मूलभूत मुद्दे होते हैं उनको उठाने का। बिहार चुनाव में भी आपके पास में अगर वर्तमान की सरकार से लड़ना है जो बाय हुक बाय क्रुक चाहती है कि हम्म। सरकार बनी रहे, तो उसके साथ में आपको लड़ना कैसे है? समाजवादी पार्टी ने जो 2024 में लड़ा था कि हम जनता के मुद्दे लेकर के चल रहे थे, जनता के मुद्दे बिहार में भी चले, बिल्कुल चलते लगातार चलते रहे। साथ ही हम आपको गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि हमारी जो अब आप देख रहे हैं कि 43 सीटें आई हुई थी, हम लगभग 56 सीटें जीत रहे थे। पर कई सारी सीटों पे हम लास्ट मोमेंट पे हमने जो है 2024 का चुनाव में मैं बीएलए भी थी अपनी पार्टी की तरफ से और आरएवी जो आरओबी जी। बने हुए थे अपने प्रत्याशी का जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी थे कि उसको भी देखा जाए चुनाव को करीब से, तो हमने ये देखा है कि किस तरीके से अंतिम आखिरी राउंड में और मुझे कभी गुरेज नहीं हुआ कहने में कि फूलपुर का परिणाम लाना था और लास्ट मोमेंट तक हम 2000 वोट से चल रहे थे, आगे चल रहे थे 2000 वोट से। हमारी जो लोकसभा की सीट थी उसके परिणाम आ चुके थे, तो मैंने कहा कि चलते बाहर निकलते, पता चला कि पड़ोस की अभी जो सीट है उसमें आनी है, तो मैं सोचा रुकते देखते हैं यहाँ पे क्या परिणाम आ रहा है। तो वो लास्ट राउंड बचा हुआ था, उसके बाद में हमारे डिप्टी सीएम आते हैं, काउंटिंग रुक जाती है अचानक से। आई वाज़ ऑन द वे कि मैं बाहर निकलूँ, फिर मैंने कहा कि रुक गई हुई है काउंटिंग, फिर रुकी रही है काउंटिंग जी। और 15 ईवीएम लास्ट काउंटिंग में 15 टेबल लगे, 15 ईवीएम से जो है वोट निकले 2000 वोट से जो आगे चल रहा था व्यक्ति उस 15 बस महज 15 ईवीएम में आधे घंटे काउंटिंग रुकने के बाद में वो 2000 कंपनसेट भी होता है और जी। 2000 से हार भी जाता है। तो हमें पता है कि किस तरीके से जो है हराया जाता है, ये बहुत करीबी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पे रह कर के देखा हुआ है। तो हमारा टारगेट था कि अगर हमें लग रहा है कि हमारा प्रत्याशी 5000 वोट से जीतेगा, तो हमें इतनी मेहनत कर देनी है कि वोट का मार्जिन इतना क्रिएट करना है कि वोट मार्जिन इतना रहे कि आपको कंपनसेट करते-करते आपकी हालत खराब हो जाए। आप इतना नहीं कर सकते ना कि आप कितना बेईमानी करेंगे, बेईमानी की भी एक हद होती है। तो उस बेईमानी के अगेंस्ट हमने तैयारी कर रखी हुई थी, इसलिए हम्म। परिणाम आपको देखने को मिला। अगर बेईमानी नहीं होती, तो आप देखते कि समाजवादी पार्टी ने जो इतिहास रचा 2024 में, उससे और बड़ा इतिहास रचा गया होता। बिल्कुल सही तरीके से अगर काउंटिंग हुई थी, सही तरीके से परिणाम निकल कर के आया होता, तो हमारे पास में और सीटें होती और बहुत सारे जो है ऐसे विधानसभा के समय में भी सीटें थी, जहाँ पे जो है हमारे कार्यकर्ताओं को लड़ना पड़ा जाकर के जीत अनाउंस होने के बाद में कि इनको जो है सर्टिफिकेट दिया जाए। अगर मैं सनातन पांडे जी की बात करूँ तो सनातन पांडे जी से पहले भी ऐसा हो रखा था कि उनसे जबरदस्ती जीतने के बाद में भी उनसे छीन लिया गया था प्रमाण पत्र और दूसरी बार जब उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था अगर या तो यहाँ से मैं जो है अपने जीत का प्रमाण पत्र लेकर के जाऊंगा या तो यहाँ से डीएम की अर्थी उठेगी या तो मेरी अर्थी उठेगी तब जाकर के जो है उनको उनका जीतने का प्रमाण पत्र दिया गया हुआ। तो आप सोचिए कि किस स्तर पर समाजवादी पार्टी ने जी। लड़ाई की होगी तब ये परिणाम देखने को मिला और ये हम सबको कहते हैं कि आपको अगर आप एक तानाशाह से लड़ रहे थे नहीं लोकतंत्र में कोई मशीनरी जो है आपके साथ में काम कर रही है निष्पक्ष ही काम कर ले निष्पक्ष काम नहीं कर रही वो आपके अगेंस्ट में काम कर रही है भारत देश की जनता के अगेंस्ट में काम कर रही है तो आपको इस तरीके से लड़ना पड़ेगा जी। कि ये तो या तो जियो या मरो की लड़ाई है इससे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, बस एक संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत करीब से बिहार का पूरा चुनाव देखा, शुरुआत से लेकर अब तक जब माहौल शुरू हुआ, ऐलान हुआ, वोटिंग हुई और काउंटिंग तक। एनडीए के लिए हीरो कौन और महागठबंधन की इस हार का विलेन कौन? एनडीए के लिए हीरो ज्ञानेश जी है। मुझे लगता है कि ये जो रैली निकालनी चाहिए ना, वो चीफ इलेक्शन हम्म। कमीशन के जो है उनको लेकर के निकालनी चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए।
पूरे एनडीए को कि भाई ये आपकी मेहरबानी है कि इतना, मतलब होता नहीं कि एग्जामिनर बैठा है, जैसे कि बिहार में एक जो है स्टूडेंट, मुझे एग्जांपल नहीं देना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट की कोई गलती नहीं थी, पर वो स्टूडेंट जो टॉप कर जाती है उसको बोला जाता है, जो एग्जामिनर होता है कि भाई इसको अच्छे मार्क्स देना है, इसको पास करा देना है। एग्जामिनर इतना डेडिकेटेड होता है कि उसको टॉप करा देता है। तो ज्ञानेश जी ने वही किया हुआ है। इनसे बोला गया होगा कि भाजपा सरकार की वहां पे बननी चाहिए, वहां पे एनडीए की गवर्नमेंट बननी चाहिए, और ज्ञानेश जी इतना डेडिकेटेड हो गए कि अब आदमी किसी को हजम नहीं हो पा रहा है, ये अप्रत्याशित लग रहा है ये कैसे हो सकता है। अगर मैं तो चैलेंज करती हूँ कि जितने भी जो है ज्ञान लगाने वाले हैं, ज्ञान लगाते हैं, कि जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, कोई एनालिसिस इतना बताए। मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ ठीक है, आप बोल दे कि नेक टू नेक लड़ाई थी, 19-20 का था। हमने कहा हमने 19-20 नहीं रखा था जब हम 2024 की तैयारी कर रहे थे। हमें पता जहां 19-20 है, आपको वहां पे आपको 25-20 का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तब तो आप कहीं चांसेस बनते हैं कि आपका परिणाम आपके ओके। पक्ष में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है। तो ये जो 19-20 की लड़ाई होनी थी, सबको लग रहा था, वो ज्ञानेश जी को जाता है। ज्ञानेश जी हीरो हैं एनडीए के लिए इस परिणाम में। और महागठबंधन के लिए बस विलेन हो, बता दीजिए। आवाज आपकी नहीं आई सही। नहीं, महागठबंधन के लिए ये जो स्थिति बनी है उसके लिए विलेन कौन है आपके हिसाब से? ज्ञानेश जी। अच्छा। अगर जो है ज्ञानेश, हाँ बिल्कुल, ज्ञानेश जी अगर अपना कार्यभार सही तरीके से उठा लेते ना, तो ये तो विलन जी। देश के लिए भी हो गए हैं। ये हीरो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए, एनडीए के लिए है, बाकी ये देश के लिए, देश के हर नागरिक के लिए, विपक्ष के लिए, सभी के लिए विलन है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी ये विलन है। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एहसान आपका भी। थैंक यू। तो फिलहाल महागठबंधन में जिस तरह के हालात वहां बने बिहार के अंदर, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से मेहनत की थी। उनकी प्रवक्ता भी स्पष्ट तौर पर बोलती नजर आई। चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त, इनकी जो भूमिका है उसको लेकर शुरुआत से आवाज विपक्ष ने उठाई है, पहले भी उठाई है, कि ऐसा नहीं कि बीच में चुनाव आयुक्त को हरी झंडी दे दी हो, ऐसा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, परिणाम अचानक से पलट जा रहे हैं, सारी ग्राउंड रिपोर्ट धराशायी हो रही है, तो जिम्मेदारी किसी की है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.